The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था ऑपरेटर अलजेब्रा से, और ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़े पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन थे, और अभी तक आप लोग पार्टिकल इनबॉक्स मॉडल को कंप्लीटली पढ़ चुके हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन एटम को, और हाइड्रोजन एटम के फंक्शन को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, और रेडियल वाले पार्ट को आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को भी आप लोग देख चुके हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एंगुलर वाले पार्ट को। तो कैसे आपको पढ़ना है एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम, उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is a lecture number 27 of quantum chemistry. अभी तक हम लोग 26 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी अलग से क्वांटम केमिस्ट्री की, स्टार्टिंग से प्ले कर लो, सब कुछ समझ में आएगा अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं। और अगर देख ली हैं तो आज का तो बहुत लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं CSIR नेट एग्जाम के अंदर भी और गेट एग्जाम के अंदर ही। जितना आसान पार्ट था रेडियल वाला, उतना ही आसान पार्ट है एंगुलर वाला। यहाँ से भी आपके पास बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, विद इन 30 सेकंड आप लोग इजीली यहाँ पर भी सॉल्व कर पाओगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं कि आपको रेडियल वाले पार्ट से क्या क्या याद रखना है। आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद करनी जो मैं आपको यहाँ पर इस पेज के ऊपर लिख कर दूंगा। इसके अलावा जितना भी डेरिवेशन था सब कुछ भूल जाओ, कोई भी काम आपके वो एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला है। जो आपका RL था ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 2ZR अपॉन में n ए नोट की पावर L। इसको आप लोग क्या बोलते थे, रो भी बोलते थे। यहाँ पर क्या था, e रेज़ टू द पावर माइनस का रो बाय 2 था। इधर क्या था, लगूरे था। इसकी आपने 3 वैल्यूज याद की थी। L11 आपने याद किया था, L12 आपने याद किया था, और आपने L33 याद किया था। L11 कांस्टेंट होता है, L33 कांस्टेंट होता है। आपके पास L21 क्या होगा, 2 माइनस का रो होगा। रो की वैल्यू क्या होती है, 2ZR अपॉन में n ए नोट होती है। उसके बाद आप लोगों ने 1s के लिए, 2s के लिए और 2p के लिए अपने कुछ ग्राफ्स भी याद किए थे, तो वो ग्राफ भी आप लोग याद कर लेना। और इस इक्वेशन को आप लोग याद करना चाहो तो कर लेना, बाकी आपको अब तक ये याद भी हो गई होगी। उसके बाद जो भी आपके पास बनने वाली है ओवरऑल इक्वेशन, ओवरऑल वेव फंक्शन, वो आपको याद करना पड़ेगा। 1s के लिए याद कर लेना, 2s के लिए याद कर लेना और 2p के लिए याद कर लेना। बाकी आप लोगों को इतनी पढ़ाई यहाँ पर करने के बाद आप लोग फंक्शन खुद से भी बना सकते हो, ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये ग्राफ्स भी आपको याद करने हैं और ये इक्वेशन भी आपको यहाँ पर याद करनी है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रेडियल नोड का, जो कि बराबर होता है n माइनस L माइनस के 1। जितने फीचर्स बताए थे वो फीचर्स याद रखना, क्वेश्चन आपके वहाँ से आएंगे और विद इन 10 सेकंड, विद इन 20 सेकंड्स आराम से आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो जितना आसान पार्ट था आपका रेडियल वाला, उतना ही आसान पार्ट है एंगुलर वाला। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब हम लोगों ने अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया था, आपके पास कुछ एक ऐसी टर्म आई थी कि जब आपने सेपरेट किए थे वेरिएबल्स, R वाला पार्ट आप लोगों ने एक तरफ कर लिया था और थीटा वाला और फाई वाला पार्ट आपने क्या कर लिया था, एक तरफ कर लिया था। तो R वाले पार्ट को आप लोग पढ़ चुके हो। आपने कैसे पढ़ा था, विद द हेल्प ऑफ लगूरे पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसने क्या किया था, उसने इस वाले पार्ट को L इंटू में L+1 के बराबर कर दिया था। अब क्योंकि R वाले पार्ट का और थीटा और फाई वाले पार्ट का सम आपके पास टोटल 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब कि जो आपके पास ये थीटा फाई वाला पार्ट है ये आपका बराबर होना चाहिए माइनस L इंटू में L+1 के। तो सेकंड पार्ट ऑफ अवर इक्वेशन इज जनरली इक्वल टू माइनस L इंटू में L+1। तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एंगुलर वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको मैं यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा। फिर क्या करने वाले हम लोग दोनों को साथ लेकर पढ़ेंगे और कंप्लीटली पढ़ लेंगे, तो आपके पास सारे फंक्शंस आराम से निकल कर आ जाएंगे। तो इस पार्ट को मैंने यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है। इस पार्ट में एक दिक्कत ये है कि आपके पास यहाँ पर थीटा भी है, आपके पास यहाँ पर फाई भी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थीटा और फाई को भी सेपरेट करना पड़ेगा और दोनों को अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। सेपरेट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके ऑपरेटर के पास भी थीटा भी है, फाई भी है, और आपके फंक्शन के पास भी थीटा भी है, फाई भी है। तो फंक्शन के पास भी 2 वेरिएबल्स हैं और ऑपरेटर के पास भी 2 वेरिएबल हैं। इस केस में आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, अपने ऑपरेटर के वेरिएबल को सेपरेट करते हो। उसके बाद क्या करते हो, फंक्शन को सेपरेट कर लेते हो। आपका इजीली जो है वो वेरिएबल सेपरेट यहाँ पर हो जाएंगे। तो सेपरेट द वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर आप लोग इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे राइट हैंड साइड के अंदर भी और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो होगा क्या, सबसे पहले क्या करो आप लोग यहाँ से
जो आपके पास यहाँ पर वाई थीटा फाई लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ की जगह क्या कर लो, आप लोग इसको यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख लो वाई थीटा फाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा से मैंने क्या कर दिया, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि मैंने यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा और यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। तो मैंने अपनी इक्वेशन को दोनों साइड क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से आपका साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यानी कि आपके पास जो फाई वाला पार्ट है और थीटा वाला पार्ट है आपके पास क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जो आप चाहते थे। यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाई है। तो आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो तो आपके क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, फंक्शन है वाई थीटा फाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, थीटा वाले पार्ट को, यानी कि जो मैंने पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस थीटा वाले पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, इधर की तरफ ले आता हूँ। आपके पास इस टाइप की पूरी टर्म बन जाएगी और इस इक्वेशन के अंदर आपके पास ऑपरेटर्स तो सेपरेट हो गए, पर अभी आपका फंक्शन सेपरेट नहीं हुआ है। तो फंक्शन को सेपरेट करना आपको आता है। आपको पता है कि फंक्शन कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होते हैं। इसका मतलब वाई थीटा फाई क्या रहा होगा, वाई थीटा इंटू में वाई फाई के बराबर रहा होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, वाई थीटा फाई क्या कर दिया, वाई थीटा इंटू में वाई फाई कर दिया। उसके बाद जैसे हम लोग पहले करते हुए आ रहे थे, वाई थीटा फाई से दोनों में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा और उसके बाद आपके सब कुछ यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। देखिए इस केस में आपका ऑपरेटर किस चीज का है, थीटा का है। तो इसका मतलब जो फाई वाला पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं लोग यहाँ पे लगा दूंगा वाई फाई को। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर किसका है, फाई का है, यानी कि जो थीटा वाला पार्ट है ये आपका यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो वाई थीटा मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर कर दूंगा। उसके बाद इस इक्वेशन में मैंने डिवाइड कर दिया वाई थीटा से और वाई फाई से मल्टीप्लाई से। तो मैंने यहाँ पर भी कर दिया वाई थीटा फाई और मैंने यहाँ पर भी कर दिया वाई थीटा वाई फाई कर दिया। तो वाई फाई से आपका वाई फाई कट जाएगा और वाई फाई से आपका वाई फाई यहाँ से कट जाएगा और वाई थीटा से आपका वाई थीटा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, वाई फाई बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पास थीटा बच जाएगा। पूरी टर्म क्या है, थीटा की टर्म है, यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा, क्योंकि वाई फाई आपका यहाँ से बाहर निकल गया था। और उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, वाई फाई बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, वाई फाई बच गया। तो फाई वाला पार्ट और आपका थीटा वाला पार्ट यहाँ पर सेपरेट आराम से हो गया, जो आप लोग करना चाहते थे। तो वहां पर आपने यूज किया था लैगुएरे पॉलिनोमियल का। मैंने वहां पर बताया था कि यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का। तो जो आपके पास यहाँ पर दो पार्ट आए हैं, थीटा वाला और फाई वाला, हम लोग क्या करेंगे, थीटा वाले पार्ट को आराम से सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। उसके बाद जो आपके पास ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के लिए आपके पास एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो लीजेंड्रे ने क्या किया, उसने क्या किया, आपके इस वाले पार्ट को एम स्क्वायर के बराबर पुट कर दिया। आपका जो एम क्वांटम नंबर है उसको भी यहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो उसने यहाँ पर इसको किया एम स्क्वायर के बराबर। अगर ये एम स्क्वायर के बराबर तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस के एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे ही इक्वेट करोगे तो आपके पास लीजेंड्रे टाइप की पॉलिनोमियल बन जाएगी और वहां से हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशंस को निकाल लेते हैं। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ने कैसे सॉल्व किया है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, वो आपको पढ़ना भी नहीं है, वो काफी ज्यादा डिटेल के अंदर हो जाएगा। इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग इसे नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट यूज कर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वो रिजल्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा भी हुआ है। तो मैंने क्या किया है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन मे बी सॉल्व्ड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू लीजेंड्रे पॉलिनोमियल फॉर्म बाय इक्वेटिंग इट टू m square, and second part then becomes equal to minus m square, which further becomes a first order differential equation and may be solved easily. The angular part of wave function combiningly can be written as। इसने क्या किया है, यहाँ पर आपने यूज किया लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट को आपने सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके सोल्व कर लिया और जो आपके पास सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन को लिखा हुआ है कंबाइनली, यानी कि आपके पास यहाँ पर m वाली टर्म भी आने वाली है और l वाली टर्म भी आने वाली है। थीटा और फाई क्या कर दिया, साथ में सोल्व कर दिया। तो क्या इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, जो आपका y थीटा फाई है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन की पावर मैग्नीट्यूड ऑफ m थीटा कोस की पावर l माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ m थीटा e रेज टू दी पावर आयोटा m फाई। तो ये आपके पास पूरा फंक्शन आएगा, इसको आपको एज इट इज याद करना है। सेम आपके पास ऐसा किसके लिए था, r n l के लिए था। तो यहाँ पर पास क्या आ जाएगा, y l m आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर एक क्वांटम नंबर क्या आ गया, m क्वांटम नंबर आ गया। y l m थीटा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन के ऊपर पावर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ m थीटा कोस एल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एम थीटा ई रेज टू दी पावर आयोटा एम फाई। इस फंक्शन को आपको एज इट इज याद करना है। डायरेक्ट कंपेयर करेंगे जो भी आपके पास इक्वेशन दे रखी हुई क्वेश्चंस के अंदर, वहां से हम लोग एल की वैल्यू भी निकाल लेंगे, एम की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो बड़े आराम से आपके पास यहाँ पर भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। विद इन 30 सेकंड्स आप लोग इन क्वेश्चंस को भी आराम से सोल्व कर पाओगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब भी मैंने यहाँ पर थीटा की बात की है, यहाँ पर इस टर्म के अंदर जहां पर थीटा लिखा हुआ है, जहां पर थीटा लिखा हुआ है वहां पर आपके पास क्या है, एम का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एम के पास
पास यहाँ पर डायरेक्शन भी होती है, लेकिन थीटा की वजह से आप लोग m का सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अगर आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो आपको फाई के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड नहीं है, पूरी m की वैल्यू है, डायरेक्शन के साथ है। तो डायरेक्शन आपको क्या देगा, फाई वाला पार्ट आपको बताएगा डायरेक्शन, और थीटा वाला पार्ट क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ m के मैग्नीट्यूड को बताएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस इक्वेशन को यूज कैसे करोगे, मान लीजिए आप लोग पढ़ना चाहते हो 1s ऑर्बिटल के लिए, तो आपके पास जो 1s ऑर्बिटल होता है, यानी कि बात करो सारे के सारे s ऑर्बिटल के लिए, 1s के लिए भी, 2s के लिए भी, 3s के लिए भी, अगर आपके पास ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होगा तो इसके लिए आपके पास जो l होता है वो 0 होता है, m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिर 0 ही हो जाएगी। m की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -l से +l तक वेरी करती है। अगर l ही 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, आपके पास यहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ पर क्या कर दो आप लोग, l को भी 0 पुट कर दो और m को भी 0 पुट कर दो, m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, e की पावर 0 यानी कि 1, ये क्या है, cos की पावर 0 थीटा यानी कि क्या 1, ये भी क्या बन जाएगा 1, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा, जो आपका YLM है ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू लगाऊंगा तो क्या लगा दूंगा, कांस्टेंट लगा दूंगा, ये सब क्या बन जाएंगे, 1 1 बन जाएंगे। इसका मतलब जो आपका YLM है ये आपका क्या हो गया, n के बराबर हो गया। और इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना आपको पता है, आप लोग यूज कर सकते हो नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन, या फिर यूज कर लो अपनी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन, कोई भी यूज कर सकते हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाली यूज कर लिया। मैंने कहा है कि आपका जो ओवर एंटायर स्पेस है उसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। अगर 1 के बराबर नहीं होगी, किसी भी वैल्यू के बराबर आएगी तो उसको उल्टा करके रूट कर दो। ये आप लोग पढ़ते हो नॉर्मलाइजेशन के अंदर, वही सेम चीज यहाँ पर भी आपके पास निकलने वाली है, राइट। आप लोग कैसे निकालते हो, आपका फंक्शन होता है, फंक्शन को फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो। आपका ओवर एंटायर स्पेस के लिए अगर आपके पास ये बना गया, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अगर 1 के बराबर नहीं आया तो वैल्यू को उल्टा करो, उसके ऊपर रूट लगा दो, आपके पास क्या बन जाएगा, वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर जब भी मैं डी टाइप लिखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका थीटा और फाई वाला पार्ट ही लिखूंगा। हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपके पास डी फाई होता है, उसके अंदर जो आपके पास डी टाउ होता है, उसके अंदर आर भी आता है, डी थीटा भी आता है, और आपके पास क्या आता है, डी फाई भी आता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थीटा की बात कर रहा हूँ और फाई की बात कर रहा हूँ, तो आपका डी टाउ किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा, डी थीटा और डी फाई के बराबर हो जाएगा। y00 क्या है, n के बराबर है, y00 क्या है, n के बराबर है, तो क्या बन जाएगा, ये n इंटू n साइन थीटा डी फाई के बराबर बन जाएगा। थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 से पाई होती है, फाई क्या होती है, 0 से 2 पाई होती है। सब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं जब मैंने आपको पढ़ाई थी एवरेज वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम। तो कुछ भी नहीं किया हुआ है, n स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा लिमिट 0 से पाई की वैल्यू याद करा चुका हूं, इसकी वैल्यू बराबर होती है 2 के, और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 0 से 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई के बराबर होती है। ये 1 के बराबर था, इनकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लूंगा और अपने कांस्टेंट की वैल्यू को यहां पर मैं निकाल लूंगा। तो इसकी वैल्यू को 1 के बराबर पुट कर दिया, n क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में रूट ऑफ 4 पाई बन जाएगा। यानी कि जो आपका एंगुलर वाला पार्ट है ये आपका बराबर होता है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 पाई। अब ये सारे के सारे किसके लिए है, s ऑर्बिटल के लिए, चाहे वो 1s की बात कर लो, चाहे वो 2s की बात कर लो, चाहे वो 3s की बात कर लो, या फिर 4s की बात कर लो। जितने भी आपके पास s ऑर्बिटल होने वाले हैं उनका जो एंगुलर वाला पार्ट है उसका वेव फंक्शन बराबर होता है कांस्टेंट के, और वो कांस्टेंट क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 पाई होता है। अगर आपको पूरा फंक्शन निकालना है, पूरा फंक्शन क्या होगा, तो उसके लिए आपको r भी चाहिए, थीटा भी चाहिए, फाई भी चाहिए। आप कैसे निकाल रहे थे इसको, साई r इंटू में साई थीटा इंटू में साई फाई किया, उसके बाद आपने क्या किया, थीटा फाई को साथ में पढ़ा, आपने क्या बोल दिया, y थीटा फाई बोल दिया, इसको आपने क्या बोल दिया था, r थीटा बोल दिया था, r r बोल दिया था। r को आप लोग पढ़ चुके हो, YLM को आप लोग पढ़ रहे हो। जब आप लोग इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा फंक्शन बन जाएगा। साई NLM अब क्या होगा, RNL r के बराबर, YLM थीटा के बराबर, और YM आपके पास थीटा के बराबर, जो फाई के बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास फाई आएगा, राइट। जो आपके पास यहाँ पर थीटा है, इस थीटा के लिए आप लोग क्या लगा रहे हो, L की वैल्यू को यूज कर रहे हो और मैग्नीट्यूड ऑफ M की वैल्यू का यूज कर रहे हो। यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन नहीं निकल कर आएगी, लेकिन जो यहाँ पर फाई है, यहाँ पर आपने क्या यूज कर रहा है, आपने M को यूज किया है, यहाँ से क्या निकलेगी, आपके पास डायरेक्शन भी निकल जाती है। तो ये आपके पास बनता है पूरा की पूरा फंक्शन। आपको इसको निकालने के लिए आपने इसको अलग से पढ़ा है, इसको अलग से पढ़ा है, इसको अलग से पढ़ा है, तीनों से जो फंक्शन निकला है उसको कंबाइन कर दोगे तो आपके पास पूरा की पूरा फंक्शन निकल कर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग चाहते हो कंप्लीट फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल क्या है, तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, रेडियल वाला पार्ट और उसका एंगुलर वाला पार्ट, ये आपके पास क्या होता है, RNL होता है, आपके पास क्या होता है, YLM होता है। L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है 1s के लिए, M की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फंक्शन बन जाएगा साई 1 0 0। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन को लिखते हो। रेडियल वाला पार्ट अपना क्या निकल कर आया था, 2 अपॉन में a0 की पावर 3/2 e रेज़ टू दी पावर माइनस r अपॉन में a0। ये आपका था रेडियल वाला पार्ट। या आपके पास क्या है, एंगुलर वाला पार्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बन जाएगा फंक्शन 1 अपॉन में रूट पाई a0 की पावर 3/2 e रेज़ टू दी पावर माइनस r अपॉन में a0। और इसका ही हम लोगों ने यूज किया जब मैंने क्या निकाली थी आपके लिए, एवरेज वैल्यूज निकाली थी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, चाहे वो एवरेज वैल्यू ऑफ r हो, एवरेज वैल्यू ऑफ r स्क्वायर हो, एवरेज वैल्यू ऑफ pr स्क्वायर हो, वहां पर हम लोग इस फंक्शन का यूज कर रहे थे। तो वहां से आप लोगों ने इस फंक्शन को याद तो कर लिया, यहां पर
जाकर आपके पास एक कंप्लीटली डिराइव भी हो जाएगा। अब इस फंक्शन के लिए कितने साइंटिस्ट लगे देखिए आप लोग। श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी होगी, डी ब्रोगी ने क्या बताया होगा, वेव नेचर बताया होगा, बोर ने उसको क्या किया होगा, इंटरप्रेट किया होगा। एक ऑपरेटर आपके पास आता है लाप्लासियन से, एक आता है आपके पास हैमिल्टोनियन से, पॉइनोमियल आपने यहाँ पर यूज किए, लगूरे का भी यूज किया आपने, क्या किया है, लीजेंड्रे का भी यूज किया। तो 7 साइंटिस्ट ने मिलकर आपको क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक वेव फंक्शन दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है, और याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग इतनी बार इसको पढ़ चुके हो, आराम से आप लोग इसे याद कर सकते हो। इन लोगों ने अपनी लाइफ दे दी इस फंक्शन को पढ़ते पढ़ते। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद कर कर आगे की जनरेशन को पास करना है, दैट्स इट। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बाकी आपको कुछ रिसर्च के अंदर कुछ भी कर सकते हो, वो सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अगर आपको लिखना होता है पी ऑर्बिटल, तो आप लोग कैसे लिखोगे, तो भाई पी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और -1 भी हो सकती है। आपके पास फॉर्मूला था, यहाँ पर आप लोग क्या करते रहो, एल की वैल्यू को पुट करते रहो, एम यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ एम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एम की वैल्यू आएगी। तो इनकी वैल्यूज को पुट किया हुआ है, आपके पास यहाँ बन जाएगा जो आपका y11 है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है sin थीटा e रेज़ टू द पावर आयोटा फाई। जो आपका y10 होगा, यहाँ पे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या है, y1 - 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा माइनस का आयोटा फाई। इन चीज़ों को निकालने की प्रैक्टिस करो, तभी आप लोग इनको डायरेक्टली जल्दी जल्दी लिख पाओगे, इनको याद भी कर पाओगे। बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। बाकी बोलते रहो, बार बार बोलते बोलते भी आपको ये चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। अगर आपको निकालना है डी के लिए, तो डी की वैल्यू को पुट करते रहो। डी के लिए आपके पास एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो एम क्या हो जाएगा, -2 से +2 तक हो जाएगा, यानी कि -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, फिर +1 हो सकता है। तो 5 वैल्यू आ गई। M1 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, फंक्शन कुछ ही निकल कर आएगा। तो ये सारे फंक्शंस आप लोग निकाल लो, और याद करना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा आपके पास एक छोटा सा पैटर्न बनेगा। जैसे कि अगर y21 है तो क्या बन जाएगा आपके पास, sin थीटा cos थीटा e रेज़ टू द पावर आयोटा फाई। अगर y2 और -1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक माइनस आ जाता है। तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। सेम आपके पास L2 M2 के लिए और L2 -2 के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा फाई, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा फाई। आगे क्या रहेगा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा रहेगा। अब ये जो आपके पास L2 और M0 का केस है, इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। इसको याद कर लो, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसके लिए आप लोग वहाँ पर उस डायरेक्ट जो आपके पास मैंने इक्वेशन दी थी, उसको आप लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी के अंदर जो आपकी इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। जो आपका YLM होता है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समेशन ऑफ -1 की पावर k, साइन के ऊपर पावर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ m थीटा, कोस पे पावर होती है l माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ m -2k, फिर थीटा e रेज़ टू द पावर आयोटा m फाई। रियलिटी में आपके पास ये वैल्यू निकल कर आती है। इसको याद करने का कोई फायदा है नहीं। आप लोग जब बुक्स में पढ़ोगे हाइड्रोजन एटम के, तो वहां पर आपके पास ये इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस इक्वेशन का यूज कर आप लोग किसको निकाल सकते हो, इस 2l=2 और m=0 वाला केस निकाल सकते हो, या फिर हायर ऑर्डर के केस को निकाल सकते हो। तो इतना तो आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही आपके पास केस आएंगे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल तक जाएगा। l=2 और m=0 वाला केस पूछ सकता है। तो वहां पर आपको डायरेक्टली इसको याद कर लो, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। सिर्फ एक फॉर्मूले के लिए आप लोग इतनी बड़ी इक्वेशन क्यों याद करोगे, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। उस इक्वेशन से बाकी सब ऑर्बिटल का निकल जाएगा जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो कोशिश करो कि आप लोग इस वाली इक्वेशन को याद ना करो, लेकिन रियलिटी में ये होती है। अगर इसका यूज करोगे तो आपके पास यही निकल कर आएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और इसको यूज करोगे तो बाकी सब के लिए जो निकल कर आया है यही निकल कर आएगा, राइट। ये जो कांस्टेंट होता है इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा s और p ऑर्बिटल के लिए, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उन ऑर्बिटल्स के लिए। बाकी d के लिए आपको सिर्फ इसके अंदर ही फर्क आएगा। इसको आप लोग डायरेक्टली याद कर लो। y20 क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और हल्के में लेना मत, क्योंकि 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था इसी ऑर्बिटल के ऊपर से, तो बिल्कुल भी हल्के के अंदर नहीं लेना। जितनी बातें बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, इन सबके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है। तो जैसे हम लोग कर रहे थे पहले वाले केस के अंदर, जब हमने पढ़ा था एंगुलर रेडियल वाला पार्ट, वहां पर हमने क्या किया था, उनके फंक्शन को निकाला था, फिर हमने क्या किया था, प्लॉट ड्रॉ कर रहे थे, और प्लॉट से हमने फीचर्स निकालने की कोशिश की थी, और उन फीचर्स को आप लोगों ने याद कर लिया था। सेम वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लॉट को ड्रॉ करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंगुलर पार्ट वाले के लिए। रेडियल पार्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंगुलर पार्ट को ही इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब पूरी शेप निकल कर आपके पास नहीं आ सकती है। जैसे कि आपके पास रेडियल वाला पार्ट क्या था, r था, यहाँ पर पास क्या है, y r है आपके पास, क्या है, और आपके पास थीटा भी है, और आपके पास क्या है, यहाँ पर फाई है। यहाँ पर क्वांटम आपके पास क्या था, n था, और आपके पास l था। यहाँ पर आपके पास क्या है, l है और m है। और आपको पता है कि जो आपके पास l क्वांटम नंबर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है शेप डिस्कस करने में, किसी भी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वाला पार्ट। यहाँ पर भी आपके पास l तो है, लेकिन ये l आपके पास यहाँ पर भी है। तो अगर आपको पूरी शेप निकालनी है तो आपको पूरे फंक्शन को पढ़ना पड़ेगा। ना तो सिर्फ रेडियल वाले पार्ट शेप आ सकती है, ना ही सिर्फ y वाले पार्ट शेप आ सकती है। दोनों को पढ़ोगे तब जाकर शेप आएगी। यानी कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा y थीटा फाई का, तो वो आपको शेप नहीं देगा ऑर्बिटल की, वो आपको बताएगा कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है स्पेस के अंदर, जिसका यूज आप लोग कर सकते हो जब आप लोग पढ़ते हो
ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे करोगे? जब ग्राफ प्लॉट कर दूंगा आप लोग समझ जाओगे कि आखिर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर केस लेकर चल रहा हूँ किस चीज का, y10 का मैं यहाँ पर केस ले रहा हूँ, यानी कि l की वैल्यू पास क्या है 1 है, और आपके पास यहाँ पर जो m है इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 0 है। मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को नॉर्मलाइज भी कर दूंगा, फिर क्या करूंगा, इसका प्लॉट भी ड्रॉ करूंगा। y10 का प्लॉट करूंगा, फिर y11 का प्लॉट करूंगा, y1 का प्लॉट करूंगा, y20 का प्लॉट करूंगा, और इनको प्लॉट करते देख देख के अपने पास जो फीचर्स बनाने की कोशिश करूंगा, फिर बाद में उनको याद कर लूंगा। तो नॉर्मलाइज करने की कंडीशन बहुत सिंपल है, इसको क्या कर लो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा लो, इसकी वैल्यू निकाल दो। अगर ये 1 के बराबर आ गई तो फंक्शन क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है। अगर 1 के बराबर नहीं है तो जिसके भी बराबर आई है उसका उल्टा करो और रूट कर दो। तो कुछ नहीं किया हुआ है, y10 की वैल्यू पुट करी हुई है। वैल्यू मैंने कैसे निकाली है, जो आपके पास अभी भी इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन में पास, साइन की पावर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ m थीटा था, कोस की पावर आपके पास क्या थी l माइनस m की मैग्नीट्यूड थीटा था, यहाँ पर क्या था e रेज़ टू द पावर आयोटा m फाई था। इसका यूज करोगे फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, sin10 cos थीटा के बराबर बन जाएगा। तो sin10 क्या होता है cos थीटा, sin10 क्या होता है cos थीटा, और d आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा d थीटा d फाई। वैल्यू को पुट किया है, इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। ये इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको निकलवाई थी एवरेज वैल्यूज, तो वहां पर जाकर आप लोग इंटीग्रेशन की वैल्यूज को चेक कर सकते हो। मैंने इनको कैसे निकाला हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट्स का यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा बस क्या निकल कर आती है 2/3 आती है, इसकी आती है 2 पाई आती है। वैल्यू को पुट करोगे निकल कर आएगी 4π/3, यानी कि 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 के बराबर नहीं है तो इसका उल्टा कर दो, रूट ले लो, क्या निकल जाएगा आपके पास, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकल जाएगा। यानी कि क्या कर दो, इसको उल्टा करो, यानी कि 3/4π, फिर क्या कर दो, इसका रूट ले लो, ये क्या निकल गया आपके पास, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकल गया। वैल्यू को पुट कर दो, फंक्शन बन जाएगा आपके पास y10 इज इक्वल टू √ 3/4π इंटू में cos थीटा। तो ये आपके पास पूरा फंक्शन जनरेट हो गया है। अब आपको बनाना है इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ। अब यहाँ पर आप लोग थीटा को भी पढ़ने वाले हो और फाई को भी पढ़ने वाले हो। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर थीटा भी होता है और फाई भी होता है, यानी कि आपके पास कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इनके लिए अलग से ग्राफ आता है पोलर ग्राफ। यहाँ पर हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं, पोलर ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हो। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आपके पास क्या होगी, दो यहाँ पर क्या होती है, एक्सिस होती है। यहाँ पर क्या करते हो आप लोग, थीटा को दिखाते हो, यहाँ पर क्या दिखाते हो आप लोग, फाई को दिखाते हो। जनरली थीटा एक्सिस क्या बोलता है, वो जेड एक्सिस बोलता है, तो आप लोग उसको कुछ ही बोल सकते हो। जनरली क्या बोलता है वो, उसको एक्स एक्सिस बोलता है। यहाँ पर क्या होता है आपके पास, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है, फाई इक्वल टू 0 डिग्री होता है। फाई की वैल्यू वेरी करती है, 0 से कहाँ तक वेरी करती है, वो 0 से 2π के लिए वेरी करती है, और थीटा कहाँ से वेरी करता है, 0 से पाई के लिए। यानी कि यहाँ शुरू होगा 0 के लिए, फिर 0 के बाद यहाँ तक कहाँ जाएगा, वो 90 तक जाएगा, फिर 90 बाद वो कहाँ तक जाएगा आपके पास, 180 तक जाएगा। उसके बाद वो वापस से क्या करेगा, वो यहाँ से डिक्रीज होना शुरू कर देगा, 180 डिक्रीज होगा, और फिर वापस से क्या कर देगा, वो यहाँ तक आते आते 0 तक चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास वेरी करेगा थीटा। और यहाँ पर पास क्या होने वाला है, फाई होने वाला है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से 2π के लिए वेरी करती है। तो आप लोग इसे कैसे डिग्री एंगल बनाओगे, इसकी वेरिएशन आपको कुछ इस तरीके से दिखा देते हो। यहाँ पास क्या करेगा, 180 तक आ गया, उसके बाद कहाँ जाएगा ये, और आगे जाकर 2π तक की अपनी कंप्लीट रोटेशन दिखा देता है। तो इस टाइप का आपके पास होता है पोलर ग्राफ। इमेज चेक करने के लिए आप लोग गूगल पे जाके लिख सकते हो पोलर ग्राफ, वहाँ पर आपको पोलर ग्राफ की इमेज देखने को मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से आप लोग ऑर्बिटल की शेप नहीं निकालोगे, क्योंकि 1p के लिए अगर आप लोग निकाल रहे हो l = 0 और l = 1 और m = 0 के लिए, तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का निकल कर आएगा। कैसे निकलता है बताने वाला हूँ आपको, लेकिन कुछ इस टाइप का निकल कर आएगा। बात कर रहा हूँ पी ऑर्बिटल की, और आपके पास शेप कैसी होती है पी ऑर्बिटल की, ऐसी ही होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है इट डिस्क्राइब्स ओनली स्पेशियल ओरिएंटेशन ओनली, नॉट एग्जैक्ट शेप। ये आपको बताया कि आपके पास प्लस वाला रीजन कहाँ पर है और नेगेटिव वाला रीजन कहाँ पर है, जिसका आप लोग यूज करते हो एमओटी के अंदर। जब आप लोग क्या बोलते हो कि आप हमारे पास कोई ऑर्बिटल ऐसा होता है, नेगेटिव यहाँ होता है, पॉजिटिव यहाँ होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। तो आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पर ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी होती है, प्लस यहाँ पर होता है, नेगेटिव यहाँ पर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव, आप लोग क्या बोलते हो, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग आपके पास क्या बन जाएंगे, ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये करेंगे अच्छे से ओवरलैप करेंगे, और ये आपके पास ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या बन जाता है, कुछ इस टाइप का ऑर्बिटल बन जाता है। सब लोग क्या बोलते हो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हो। प्लस आपके पास क्या हो जाता है, पूरे यहाँ पर फैल जाएगा, नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर। लेकिन यहाँ पर क्या बन जाता है, आपके पास पॉजिटिव इधर रहता है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, नेगेटिव रहता है, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में जो आप लोग देखते हो प्लस और नेगेटिव वाला साइन, वो आपको पता चलने वाला है इन पोलर ग्राफ से। तो इनका यूज सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए करना, इसका यूज शेप्स के लिए बिल्कुल भी मत करना, ये शेप्स के लिए नहीं होता है। अब ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कहां पर है, मिनिमम कहां पर है, या फिर जीरो कहां पर है। तो आपका जो y10 है ये मैक्सिमम कब होगा, आपका फंक्शन देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, फंक्शन आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है √3/4π इंटू में cos थीटा। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई लेना था यहाँ पर होगा नहीं। जब आपका cos थीटा होगा मैक्सिमम, आपका y10 क्या होगा, मैक्सिमम। जब आपके पास ये क्या होगा, मिनिमम, आपका y10 क्या होगा, मिनिमम। जब cos थीटा क्या होगा, 0, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो देख लो कि आपका cos थीटा मैक्सिमम कब कब हो सकता है, मिनिमम कब कब हो सकता है, और आपका 0 कब
कब हो सकता है। तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आपके पास 1 होती है। 1 कब होगी, 0 के ऊपर होगी और 2 पाई के ऊपर होगी। अब थीटा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई के लिए वेरी करती है, तो 2 पाई को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे और आगे वाले भी क्या हो जाएंगे, वो इंक्लूड आप लोग इनको भी नहीं करोगे। तो आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ गई 0, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 के ऊपर आपके फंक्शन की वैल्यू कैसे होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। किसके बराबर होगी, जब आपका थीटा 0 होगा तो कोस थीटा क्या बन जाएगा 1, आपका फंक्शन क्या बन जाएगा √3/4 पाई बन जाएगा। आपका फंक्शन 0 कब होगा, जब क्या होगा, कोस थीटा 0 होगा। 0 कब होता है, π/2 के ऊपर होता है, 3π/2 के ऊपर होता है, 5π/2 के ऊपर होता है। तो आगे वाली वैल्यूज कट जाएंगी क्योंकि आपका वैरी कहां से कर रहा है, 0 से पाई तक ही वैरी कर रहा है। 3π/2 जो होता है पाई से बड़ा होता है, तो इसको आप लोग इंक्लूड नहीं करोगे, आगे वाले भी इंक्लूड नहीं करोगे, यानी कि π/2 के ऊपर आपका जो फंक्शन होने वाला है वो 0 होने वाला है। और जैसे आपका फंक्शन मैक्सिमा से 0 आएगा तो मतलब वो कहां जाने वाला है, वो मिनिमा की तरफ जाएगा। तो ऊपर वाला रीजन क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है, नीचे वाला आपके पास क्या होता है, नेगेटिव वाला होता है। तो जब आपका फंक्शन मिनिमम होगा इसका मतलब आपका क्या हो जाए, कोस थीटा हो जाए क्या मिनिमम, यानी क्या हो जाए -1। कब होता है, पाई के ऊपर होगा, 3 पाई के ऊपर होगा, 5 पाई के ऊपर होगा। लेकिन इनको आप लोग इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 से पाई के लिए वेरी करती है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या हो जाएगा -1, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ √3/4 पाई। तो इस वैल्यूज को आपको याद करना नहीं है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जो आपका कोस थीटा होता है उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, राइट। ग्राफ ऐसा होता है, कोस 0 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम यानी किसके बराबर होता है, वो +1 के बराबर होता है। π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद पाई के ऊपर क्या हो जाएगा, यानी कि 2π/2 क्या हो जाएगा पाई। इस पे वैल्यू क्या होती है, मिनिमम यानी कि -1 के बराबर हो जाती है। और कुछ वे आपके पास कुछ इस टाइप की चलती है। तो यहाँ पे पास ग्राफ होता है किसका, कोस थीटा का ग्राफ होता है। और एक बात यहाँ से आपको ये भी याद रखनी है कि जो आपका कोस ऑफ थीटा होता है ये आपका बराबर होता है कोस ऑफ -थीटा। ये 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर था। अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, पढ़ी आप सभी ने है, चाहे आपके पास बायो हो चाहे आपके पास ना हो। तो ये मत बोलना कि यहाँ पर मैथ यूज कर रहा हूँ। कोस थीटा बराबर होता है आपका कोस ऑफ -थीटा के। तो इस चीज का अगर आप यूज करोगे इसका मतलब क्या होता है कि कोस ऑफ 10 डिग्री बराबर किसके होगा, कोस ऑफ -10 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि ग्राफ आपका -थीटा की तरफ और थीटा की तरफ सेम ही टाइप से वेरी करेगा। अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। कैसे मैं ग्राफ को बनाऊंगा एक बार यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आपके पास ग्राफ कैसा है, पोलर ग्राफ है। यहाँ पर आपके पास क्या है, थीटा है, तो फाई को इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं थीटा को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 0 डिग्री है, इधर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 180 डिग्री है। तो आपका फंक्शन जो 0 के ऊपर आपके पास क्या है, मैक्सिमम है। यानी कि मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कुछ यहाँ पे कहीं रही होगी, वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, √3/4 पाई के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या आपके पास थीटा की वैल्यू है। उसके बाद ये थीटा इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री पे ऊपर क्या होने वाला है, ये 0 होने वाला है। तो 0 से शुरू करोगे, 90 आपके पास कहाँ पर आएगा, 90 आपके पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 90। अब 90 पे इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और क्योंकि ये फंक्शन किसका है, कोस का है, तो एक वेव टाइप की इक्वेशन आपके पास, वेव टाइप का आपका ग्राफ यहाँ पर कुछ जनरेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप लोग कहाँ तक पहुंच गए, 0 तक पहुंच गए। अब 0 पे जाने के बाद इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, मिनिमम होने वाली है, यानी कि मिनिमा इसका देखने वाला है। तो जब आप लोग 90 से ऊपर की तरफ जाओगे, 180 तरफ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, मिनिमम भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव के अंदर थी, इधर पर वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव के अंदर रहेगी। तो वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, √3/4 पाई के बराबर हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का बनेगा। उसके बाद आपने कहा है कि जो आपके पास कोस थीटा होता है ये अब बराबर होता है कोस ऑफ -थीटा के। यानी कि अगर आप लोग थीटा के इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो वही चीज आपके पास यहाँ पर कहा जाएगी, वो इधर की तरफ भी निकल कर आ जाएगी। आपके पास जो पूरा ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का आपका निकल कर आ जाएगा। शेप देखकर आपको लग रहा है कि ये पी ऑर्बिटल की शेप है, लेकिन ये शेप नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बताएगा आपको कि जो आपके पास यहाँ पर रीजन, नीचे वाला रीजन क्या है आपके पास, ये पॉजिटिव रीजन आपके पास यहाँ पर है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, नेगेटिव रीजन है। यानी कि ओवरलैपिंग में जब आप लोग यूज करते हो प्लस माइनस साइन को, ये वो वाले साइन है, तो इसको आप लोग प्लीज उसी से रिलेट करना। पी आपको पी ऑर्बिटल की शेप नहीं बता रही है। ये ग्राफ कैसा बनेगा वो मैंने यहाँ पर अच्छे से बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख के अच्छे से इस ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हो। ये आपके पास कुछ इस टाइप की शेप निकल कर आएगी। लास्ट में आपको ये ग्राफ प्लॉट आपको याद करना है, और इसी टाइप के प्लॉट हम लोग बनाएंगे। L = 0 के लिए बनाया है, L = 1 और M = 0 के लिए बनाया है। अब हम बनाएंगे L = 1 और M = 1 के लिए, फिर बनाएंगे M = -1 के लिए, फिर बनाएंगे L = 2 M = 0 के लिए, फिर आपके 1 + 1 के लिए, फिर M = -1 के लिए, फिर M = +2 के लिए, फिर M = -2 के लिए। और इन सभी ग्राफ को जब हम लोग पढ़ेंगे वहां से हम लोग कुछ कुछ फीचर्स को निकालने की ट्राई करेंगे। यहां से आपको क्या फीचर देखने को मिल गया है कि आपको ये देखने को मिल गया है कि अगर आपके पास ये वाली एक्सिस Z एक्सिस होती है, अगर मैं इसको X एक्सिस बोल रहा हूं, तो आपके पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, आपके पास एक Y एक्सिस हो जाएगी। और अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पास क्या निकल कर आ रहा है, एक पूरा
प्लेन निकल कर आ रहा है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास फंक्शन क्या होता है, एंगुलर पार्ट के पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि जब आपके पास ये एक्स वाई प्लेन होगा इसके बराबर फंक्शन आपके पास क्या है, 0 के बराबर है। शेप कैसे आपके पास, एक नंबर आपके पास यहाँ निकल रही है, एक आपके पास यहाँ पर निकल रही है, तो यहाँ पर फंक्शन आपके पास क्या है, 0। यानी कि जो आपके पास ये वाली शेप, ये वाला जो प्लेन होगा, जो यहाँ पर क्या है एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं 0 बोल रहा हूँ इसका मतलब एग्जैक्ट 0 कभी भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अजम्पशंस का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोबेबली आपके पास वहाँ पर क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या निकल कर आ गया है, पूरा एक नोडल प्लेन निकल कर आ गया है, क्योंकि पूरे प्लेन पे क्या है, वैल्यू उसकी 0 है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपके पास एंगुलर नोड है आपके पास क्या है, 1 है, किसके ऊपर आया है, वो थीटा इक्वल टू π/2 के ऊपर आया है। तो अगर l की वैल्यू 1 होती है, m की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास नोड क्या निकल कर आया, आपके पास 1 के बराबर निकल कर आया। तो यहाँ से क्या बोल रहे हो कि जो आपका नोड है वो L का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर M की वैल्यू क्या है, 0। तो आपको M के बारे में यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, तो आपको और भी प्लॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ फीचर्स बनाएंगे यहाँ से प्लॉट बनाने के बाद, उसके बाद कुछ फीचर्स को याद करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की वजह से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।